नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें कैपिटल बजटिंग अपन लोग पहले ही डिफरेंट वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना नाम का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना होता क्या है? किसी भी कंपनी में जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका जो पैटर्न होता है उसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। या फिर अपन इसे दूसरे टाइप से डिफाइन करना चाहें, किसी कंपनी के विकास या उसके संचालन के लिए ऋण और समता पूंजी का जो मिश्रण या संयोजन होता है उसे पूंजी संरचना बोला जा सकता है। सिंपल ये कॉम्बिनेशन होता है डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल का, तो उसे कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी संरचना बोला जाता है। फिर इसमें दो तीन छोटे छोटे टर्म और आते हैं। एक आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या वित्तीय संरचना। अब इन दोनों में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म फंड्स आते हैं प्लस करंट लायबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट है उसके लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट पार्ट है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करा जाता है। अब लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जिसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। फिर करंट लायबिलिटी है उसको कंप्लीट इंक्लूड करा जाता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। लॉन्ग टर्म फंड्स की अपन बात करें तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, समता पूंजी, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद में रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूड करी जाती है। या फिर इसे दूसरे टाइप से आप डिफाइन करना चाहें तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से करंट लायबिलिटी है वो लेस कर दिया जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो निकल के आता है। और एक चीज़ आती है इसमें एसेट स्ट्रक्चर। एसेट स्ट्रक्चर है उसमें तीन चीज़ें आती हैं। फिक्स्ड एसेट, इसमें करंट एसेट्स है उसको ऐड करा जाता है, और अदर एसेट्स। अदर एसेट्स हैं उसमें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है उसको इंक्लूड करा जाता है। यानी तीन चीज़ें स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कंप्लीट लॉन्ग टर्म फंड्स को इंक्लूड करा जाता है और करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड करा जाता है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आती है उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। और एसेट का जो स्ट्रक्चर आता है उसमें करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और अदर एसेट्स हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। फिर इसके बाद में इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टर्म और क्लियर करना चाह रहा हूं। कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। कैपिटलाइजेशन में टोटल फंड्स की अमाउंट को इंक्लूड करा जाता है और कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल फंड्स की अमाउंट है उसको डिफरेंट सोर्सेज में डिवाइड करा जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी में टोटल 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी का कैपिटलाइजेशन हो गया 100 रुपीज़। अब उसमें 50 रुपए के इक्विटी शेयर हैं, 20 रुपए के डिबेंचर हैं और 30 रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं। तो ये 50, 20, 30 है, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। अब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। इसमें सबसे पहले x लिया जाता है। x का मीनिंग यहाँ पे EBIT से आता है। इसमें से
I विन मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट अमाउंट इन ऑप्शन 1, फिर 1 माइनस टी टैक्स रेट होता है माइनस PD प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन S1 मीन्स ऑप्शन 1 में इक्विटी शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फिर उसको इक्वल करा जाता है x माइनस इंटरेस्ट इन ऑप्शन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी PD और S2। x क्या हो गया यहाँ पे, x होता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर I1 हो गया इंटरेस्ट इन ऑप्शन 1, यानी पहले ऑप्शन में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसे I बोला जाएगा। T है वो टैक्स रेट या कॉरपोरेट टैक्स रेट, फिर उसके बाद में I2 है वो है इंटरेस्ट इन ऑप्शन 2, यानी सेकंड ऑप्शन में जो इंटरेस्ट आता है। PD यहां पे होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड, और S1 यहां पे आ जाता है इक्विटी कैपिटल या फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शन 1, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें इक्विटी की अमाउंट दे रखी है तो चलो उसको ले लिया जाता है, अदरवाइज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स गिवन है तो उनको इंक्लूड करा जाता है। और S2 में आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या इक्विटी कैपिटल इन ऑप्शन सेकंड है उसको कंसिडर करा जाता है। फिर एक आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंग किसी कंपनी को टोटल कैपिटल है वो 150 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% 12% है और टैक्स रेट है वो 50% है। अब इसके बाद में कंपनी के पास में दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है उसमें कंप्लीट फाइनेंसिंग है, वो थ्रू इक्विटी कैपिटल होती है, यानी इसमें किसी भी टाइप के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट या डेब्ट या लोन या डिबेंचर या बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता है। और जो ऑप्शन सेकंड है उसमें 100 लाख रुपीज़ है वो थ्रू डेब्ट कैपिटल एंड 50 लाख हैं वो थ्रू इक्विटी कैपिटल। अब इसमें अपने को इंडिफरेंस पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 लाख टोटल रिक्वायरमेंट है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50% कॉर्पोरेट टैक्स है। अब कंपनी के पास में दो ऑप्शन है जहां पे वो 2:1 का रेशियो मेंटेन करना चाह रही है। 2:1 का मीनिंग यहाँ पे 2 है वो आपका डेब्ट हो और 1 है वो इक्विटी होना चाहिए। बट यहाँ पे अपन दो ऑप्शन के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें किसी भी टाइप के डेब्ट अमाउंट को इंक्लूड नहीं करा जाता है, और ऑप्शन नंबर 2 है उसमें 100 लाख रुपीज़ हैं वो डेब्ट के अमाउंट के होंगे और 50 लाख रुपीज़ हैं वो थ्रू इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करा जाता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू है वो आपको पुट करनी होंगी। एक्स आपको कैलकुलेट करना है, आपको आइडिया नहीं है कितना है। अब मैंने बताया फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी कैपिटल, यानी कंप्लीट इक्विटी होगा, इसमें कोई भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और जब तक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है इंटरेस्ट की अमाउंट है वो जीरो हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इंटरेस्ट की अमाउंट जीरो आएगी। फिर 1 माइनस टैक्स रेट है वो 50% है तो 0.50 आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड है वो इसमें है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है उसमें एक्स अपने को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट है वो 12% है, और 12% कितना पे 100 लाख रुपीज़, तो 100 लाख का 12% 12 लाख रुपीज़।
कैलकुलेशन इजी करने के लिए ओनली 12 लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। फिर 1 माइनस टैक्स रेट अगेन 50% है, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है। ऑप्शन 1 जो कंप्लीट फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी कैपिटल होता है, यानी 150 लाख रुपीस हैं, वो इक्विटी कैपिटल के थ्रू ही होते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगेन यहाँ पे एक 0 हटा देता हूँ, 15 लिख रहा हूँ। रीजन बीइंग यहाँ 12 लाख को 12 लिखा है तो 150 को 15 लिखा है। ये सिंपल कैलकुलेशन इजी करने के पर्पज से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन है जिसमें 50 लाख रुपीस हैं, वो थ्रू इक्विटी होता है, तो इसको 5 लिख रहा हूँ। फिर फर्दर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 0.5x माइनस 6 अपॉन 5। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आएगा 2.5x इज इक्वल्स टू 15 को 0.5 से करा तो 7.5x माइनस 90। अब इसमें ऑप्शन ये है कि एक चीज़ को x को या तो इसको उधर लेके जाओ या फिर इसे इधर ले आओ। ये इस साइड लेके आते हैं तो फर्दर इक्वेशन है वो आपकी 2.5x माइनस 7.5x इज इक्वल्स टू 90। अब इसे सोल्व करते हैं फर्दर तो माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 90 और x इज इक्वल्स टू करोगे 90 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आता है 18। तो 18 लाख रुपीस हैं, वो आपका EBIT आएगा जिस पे कंपनी का EPS फाइनली एक समान होगा। और वो कैसे होगा उसे यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं। ऑप्शन दोनों अपने पास में है। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड ले लिया। EBIT दोनों में 18 लाख रुपीज हो जाएगा। फिर EBIT में से सबसे पहले लेस करा जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है वो ऑप्शन 1 में 0 है, कंप्लीट फाइनेंसिंग है वो इक्विटी से होती है, यहाँ पे भी अपन ने 0 लिया है। और ऑप्शन 2 है उसमें 12 लाख रुपीस है, तो 12 इसमें से लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद आता है EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें आता है 18 रुपीज़ और इसमें आएगा 6 लाख रुपीज़। फिर इसमें से लेस करा जाता है टैक्स, और टैक्स की रेट है वो 50% है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 50% यहाँ पे 9 लाख रुपीज़ और ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। ये लेस करने के बाद ये 9 रह जाता है और ये 3 लाख रुपीज़ रह जाता है। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर इसे जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता है तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोला जा सकता है। अब आपको EPS कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे EPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EAT अपॉन S। मैंने यहाँ पे लिया है इक्विटी शेयर्स के नंबर्स के लिए, इक्विटी कैपिटल के लिए। ऑप्शन 1 में आप कैलकुलेट करते हैं 9 डिवाइड बाय टोटल कितनी 150 लाख कैपिटल है वो कंप्लीट इसमें आती है, तो इसका आंसर आएगा 0.6 यानी 60,000 रुपीज, ये सॉरी 0.6 रुपीज़ है या 0.6 एक ही बात है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में EPS है वो 0.6 यानी आप एक 0 इसमें ऐड करते हैं, जो पहले यहाँ पे अपन ने 150 को 15 लिखा था, 50 को 5 लिखा था, तो ये फाइनली ₹6 आ जाएगा। और इस ऑप्शन में आप कैलकुलेट करते हैं सेकंड ऑप्शन में जहाँ पे EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 3 लाख रुपीज़ है, बट अपनी टोटल अमाउंट इक्विटी के अंदर सेकंड ऑप्शन में 50 लाख रुपीज़ है जिसे 5 लिखा है, तो 3 को 5 से डिवाइड करोगे अगेन 0.6 आएगा, और एक 0 अपन ने हटाया था उससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी ₹6 आ जाएगा। यानी दोनों ऑप्शन में EPS है वो ₹6 आता है, और इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बोला जाता है। यानी EBIT का ये वो लेवल है जहाँ पे EBIT है वो इक्वल होती है और आपका EPS है वो भी इक्वल आता है। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप रखो, कंपनी के एक शेयर होल्डर्स हैं उनको एक समान बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इसे
पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं वो समझ आई होंगी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, एसेट स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है, और उसकी एक कैलकुलेशन करके भी बताई है। आने वाले वीडियोस में आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, एनआई थ्योरी है, एनओआई है, ट्रेडिशनल है, मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।